प्रासंगिक है इस विषय से। आम आदमी इसको समझ सकता है रुपए की क्या अहमियत है। तो बस इसी विषय को इस गीता नाटक में लिखाया गया है। वो व्यक्ति कितना दूरदर्शी रहा होगा जो इस रुपए की अहमियत को समझता होगा। आप सोच सकते हैं। नमन है उस व्यक्ति को जिन्होंने इस विषय को आज से 40 वर्ष पहले सोचा था और अपनी कलम से, अपनी रचना से आज भी वो आलेख प्रासंगिक है। और उस आलेख को डिसेबल स्पोर्ट्स वेलफेयर अकेडमी ने मंच करने की ठानी है। हम इनके साहस की भी और मानव कुमार के साहस की भी बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप ऐसे अवसर पर इस नाटक का मंचन कर रहे हैं। हम आप सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद प्रकट करते हैं। धन्यवाद। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं रंगकर्मी एवं सिने अभिनेता श्री मनीष महिवाल। उनसे भी दो शब्द जरूर सुनना चाहेंगे इस अवसर पर। धन्यवाद। जलधार बांटते हैं, ले सको तो ले लो, ये बहार बांटते हैं। ये याद का दरिया है, जीना यहाँ है मुश्किल। नफरत के इस दौर में हम प्यार बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। यही हमारा रंगमंच है और यही हमारे गुरुजी सिखा करते हैं। योगेश भैया, यहां तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग योगेश भैया को हथिया लिए। योगेश भैया चीज ही ऐसे है। एक हम लोग एक शब्द कहते हैं कि बरगुना है, फलाना आदमी बरगुना है। हमारे योगेश भैया बरगुना थे। कोई भी काम हो, रंगमंच का, फिल्म का, टीवी का, हर जानकारी इनके पास है। कुछ खराब हो गया उसको ठीक, किसी का मोटरसाइकिल खराब हो गया, साइकिल खराब हो गया, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम, हर चीज का जानकारी। योगेश भैया से सबसे अधिक हम तब जुड़े जब मिथिलेश भैया के साथ हम प्ले कर रहे थे खंडा घोष मजहबी सकीना। हमारे डायरेक्टर हैं, जो सिखाना था सिखाते, जितना हमको समझ में आता था हम समझते थे। जो गलती होता था योगेश भैया अकेले में, पहले भी ये बात होता, अकेले में ले जाकर के हमको समझाते थे कि मनीष ऐसे ना ऐसे। वो एक एक शब्द पर उच्चारण बोल मेरा पटांग रहता है, जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़े। योगेश भैया हमको समझाते थे, बताते थे और हम उनको बार बार जाके सुनाते थे, बोले कि ना आप ठीक हो। तो ये ऐसे थे योगेश भैया। इनको लगता था कि जहां से जुड़े हुए हो वहां का हर काम अच्छा हो, सुंदर हो। वो डायरेक्टर नहीं, लेकिन फिर भी वो आकर के समझाते थे, बताते थे। तो भैया को नमन है। इनके जैसे लोग हमारे बीच नहीं है। पर्सनली मुझे लग रहा है कि अब हम इनसे एक साथ नाटक करेंगे। अब हम बोल भी दिए नया प्ले हो रहा है तो नहीं करेंगे। योगेश भैया नहीं है, आप ठीक से नहीं बताइए। योगेश भैया है नहीं गाइड करने वाला, और मिथिलेश भैया से बहुत व्यस्त है, बहुत सारा काम इनके पास है। ये स्थिति है। और भाभी को चरण स्पर्श, जब भैया के साथ जब लोग नाटक करने आते तो भाभी रहती ही रहती थी। नमन है सुमन गया, जो हम सबसे तेज चलते हैं, हमेशा समाज के लिए, कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और योगेश भैया भी हमको यही सिखाया। तो इन लोगों से सीख कर, समझ कर हम भी एक काम करना शुरू कर दिए। और इस काम का नाम है नाट शिक्षक की बहाली। भैया बिहार हो, अपना देश हो, गाने बजाने वाले को वैकेंसी है, हर जगह कुछ ना कुछ काम मिलता है। जो गाते हैं, जो कुछ बजाते हैं, हम रंगकर्मी हैं, हम लोग गाते भी हैं, बजाते भी हैं और अभिनय भी करते हैं। लेकिन किसी भी सरकार के नजर में हम लोगों के लिए कुछ नहीं। भैया हमको भी रोजी रोटी चाहिए। हर लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकता है। एनएसडी में जो वैकेंसी है फिक्स है। कई एनएसडी से सर्टिफिकेट्स ले करके रोडों पर भटक रहे हैं। वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, मिथिलेश जी कर रहे हैं, रणधीर भैया भी वही कर रहे हैं, मुंचू जी भी वही कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि नाट्य विद्यालय बनेगा। हम उनसे ये पूछते हैं कि जो विद्यालय से लोग पढ़ करके घूम रहे हैं उनका क्या स्थिति है? क्या वो मनीष महिवाल से बेहतर है, मिथिलेश सिंह से बेहतर है? नहीं। सरकार को चाहिए कुछ रोजी रोटी हम कर्मियों के लिए करें। इसके लिए हमारा एक शो है जिसका नाम है नाट्य शिक्षक की बहाली। ये 26 जनवरी को हम लोगों ने झंडा तोलन के बाद यहाँ नाटक किया। अरुण भैया, गुप्तेश्वर भैया का आशीर्वाद लेकर के हमने पटना में यहाँ शो किया, हाजीपुर में शो किया, रास्ते में शो किया, मुजफ्फरपुर में लगभग एक दिन में 3-4 शो किया। हम चाहते हैं शो अधिक से अधिक जगह करें जो लोगों को मेरी बात समझ में आए। यहाँ लगभग 80 लोग हैं आज इस प्रांगण में, मिलाकर के 80 लोग हैं। 80 लोग में 40 लोग ऐसे हैं जो इस विषय को नहीं जानते हैं। मंच पर बुलाए, कम से कम अपना बात वहां तक पहुंचा दिए। कल को कहीं भी रहेंगे, मैडम है, सर है, दिवाकर सर है, तो हमें सहयोग चाहिए और नाट्य शिक्षा की बहाली होनी चाहिए। आज हो कल हो, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।
लगता है हिंदुस्तान में भिखमंगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जहां भी देखो, हर गली में, हर चौराहे पर भिखमंगे ही नजर आते हैं। हमें तो डर है कहीं कल सारा हिंदुस्तान ही ना भीख मांगने लगे। वर्तमान युग की बहुत बड़ी शक्ति दौलत। मेरे दिलो दिमाग पर दौलत का नशा छाया हुआ था। अरबों खरबों का बिजनेस था मेरा। अनगिनत फैक्ट्री, बड़े बड़े आलीशान महल, हजारों नौकर, कारें, सब कुछ था मेरे पास। दुनिया के हर बैंकों में मेरी दौलत बिखरी पड़ी थी। जीवन में हर सुख खरीद सकता था मैं। देश की बड़ी से बड़ी हस्तियां मेरे कदमों में थी। मेरे इशारे पर राजनीतिक पार्टियां बनती और टूट जाती। न्याय अन्याय, सच झूठ, ईमानदारी बेईमानी सब मेरी दौलत की ठोकरों में थे। क्योंकि मेरे पास दौलत का अंबार था। मैं शाह का शहंशाह था। लेकिन क्या बताऊं भाई, जब दौलत का नशा टूटा तो मैंने अपने आप को फुटपाथ का भिखारी पाया। लोग मुझे पागल समझते हैं, ढेला मारते हैं, जूता फेंकते हैं मुझ पर। लेकिन भाई मैं पागल नहीं हूं, आपकी तरह इंसान हूं और अपने कुकर्मों का फल भोग रहा हूं। आज से 3 साल पहले जवानी की मस्ती और दौलत के नशे में डूबकर मैंने मनुष्यता, दया और प्रेम को दौलत की तराजू पर तौला था। सिक्कों की चकाचौंध ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं पूरा हैवान बन गया था। मुझे सिर्फ दौलत की चाह थी। दौलत, दौलत, दौलत। हेलो, कौन? हाँ बद्रीना, बोलो। क्या लाइसेंस नहीं मिला? और क्यों? वो 10 लाख मांग रहा है। तुम मुझसे 15 लाख दो। मुझे अभी इसी वक्त लाइसेंस की जरूरत है, समझे? हेलो, हाँ क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइलिंग पहुंचा नहीं? अभी तक नहीं। अनवर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सेक्रेटरीट को फाइल सेक्शन में आग लगा दो और यदि कोई राज छानने की कोशिश करे तो उसे वहीं दफना। और सुनो, शाम को आकर अपना हिसाब लेते जाओ, ठीक है? रखता हूँ। हेलो, कौन? जमुना दादा, क्या आप तेजी से गिर रहा है? तुम ऐसा करो, कल
में बंद कर दो। और हाँ, मार्केट से सारे शेयर खरीद लो। चरस, गांजा, अफीम, हिंदुराम, सुगर, हेरोइन, सबको अपने अपने स्थानों पर पहुंचा दो। समझे? और सुनो, समंदर के रास्ते अपना माल आ रहा है, पता है ना क्या करना? ठीक है। हेलो, हाँ मंगलीला, बोलो, कितने लोगों ने दर बांधा? क्या? नहीं, मुझे उस पार्टी को तोड़ देना है। उस पार्टी की वजह से मेरे करोड़ों के बिजनेस पर ताला लग गया है। मेरी सारी डिलीवरी बंद हो चुकी है। मैं उस पार्टी को बर्बाद कर देना चाहता हूँ, तबाह कर देना चाहता हूँ, समझे? और सुनो, चंद्रदास से बोले, मैं उससे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है? इस दुनिया में रहने के लायक नहीं। देश, तू अभी जिंदा है? तू ऐसा क्यों कह रहा है रणजीत? ऐसी कौन सी बुराई है मुझ में? क्या मैं बेईमान हूँ, खूनी हूँ, एसमंगलर हूँ या अनपढ़ हूँ? हाँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। मेरे पास इतनी दौलत नहीं जितनी तुम्हारे पास है। क्या सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला इंसान जीने के काबिल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नितेश, तुम एक शरीफ इंसान हो। सच्चाई, ईमानदारी, सिद्धांत, ये सब रास्ते हैं तुम्हारे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सच्चाई, ईमानदारी और सिद्धांतों से तुम्हें आज तक मिला क्या है? आज तुम एमए कर चुके हो, पीएचडी कर चुके हो, फिर भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। न नौकरी मिली, न जीने का कोई साथ, दो छोटी छोटी बहनें, एक बूढ़ी बीमार माँ, एक भाई जो आज ताने ताने को मोहताज। नितेश, जीना बहुत कठिन है। जो सिद्धांतों और आदर्शों पर जिएगा ना, वो खुद खुद कर मर जाएगा। क्योंकि समाज के ये जो ठेकेदार हैं, तुम्हारे जैसे शरीफ जादों को अपने पैरों तले कुचल डालते हैं, उसका नाम वो निशान मिटा देते हैं। तुम्हारा कहना ठीक है रणजीत, लेकिन मैं ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता जिस सुख के लिए अनगिनत इंसानों का खून निचोड़ा जाए, करोड़ों मेहनत कशों और मजदूरों के पसीने की कमाई तिजोरी में बंद किए जाए। अपना जीवन सुखी बनाने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पागल है नितेश, पागल है। जीने के लिए दौलत और जीवन की हर खुशी पाने के लिए दौलत का अंबार चाहिए, और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े करते जाओ, चाहे इसके लिए किसी का गला ही न छूटना। नितेश, आज के जमाने की सबसे बड़ी ताकत है दौलत, दौलत, दौलत। जानता हो रणजीत,
तुम दौलत से दौलत खरीद सकते हो, ऐश और आराम की हर चीज मुहैया करा सकते हो, पर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। आत्मा खरीदी और बेची नहीं जाती। मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूँ, ऐसी यहाँ पर कौन सी चीज है जो मेरे दौलत के दायरे में नहीं? अरे नादान, तुम्हें क्या पता तुम्हें कि चांदी के चंद सिक्के इंसान की आंखों पर पर्दा डालकर बड़े से बड़े अपना छुपा देती है। चाहे तुम जो कहो रंजीत, लेकिन किसी के संस्कार, किसी की भावनाएं, सच्चाई, ईमानदारी, जीवन और मृत्यु तुम दौलत से नहीं खरीद सकते। मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूँ, वो भी चुटकी बजाते। देखना चाहता है तुम? दिखाओ मुझे। रंजीत, ये तुम्हारा गुरूर है। जिस दौलत का तुम्हें इतना घमंड है, एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। दौलत का नशा इंसान को बर्बाद कर देती है दोस्त। नशा नशा, और इसी नशे ने मुझे आज सबसे बड़ा पूंजीपति बना दिया है। मेरे इशारे पर देश के कानून बनते और टूटते हैं। मैंने किरानी से लेकर मंत्रियों तक का ईमान का सौदा किया है। देखना चाहता है तू? बद्रीनाथ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तू जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज कहता है, वो मेरी दौलत के ठोकरों में है। आपने बुलाया? बद्रीनाथ, कल के अखबार में एक विज्ञापन निकलवा दिया, चाहे वो कोई भी, जिसे भी रुपए की जरूरत हो उसे 5,000 रुपये दिए जाएंगे और बदले में 5 जूते मांगे जाएंगे। सिर्फ 5 जूते। तू एक ऐसा विज्ञापन निकलवाने जा रहा मेरे दोस्त? तुमने मनुष्य की अंतरात्मा को, गहराई को दौलत से नापने का गलत प्रयास किया है मेरे दोस्त। ये तुम्हारी जीत है, कुकर्म है, इतना जान लो। और याद रखना, जिस दिन हमारी इंसानियत हार गई मैं मर जाऊंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारी दौलत हार गई तू बर्बाद हो जाएगा, तू पागल हो जाएगा। घुट कर मरने के लिए जिंदा रहेगा तू। जा रहा हूं मैं। बद्रीनाथ, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कल के अखबारों में मेरा यह अजीबोगरीब विज्ञापन निकलना ही चाहिए, समझे? जी हुजूर, जा रहा हूँ। इस बूढ़े को आप दोनों के जमाने पर तरस आ रहा है। एक को दौलत का नशा और एक को ईमानदारी का। हे भगवान, इस दोनों को सद्बुद्धि देना होगा। दोनों को सद्बुद्धि देना। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। लगता है आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं। बद्रीनाथ, दौलत वाले कभी भी गलत कदम नहीं उठाते। अरे मैं तो उन्हें रुपए देकर भी जूते मांगा, लेकिन ये तुम्हारे खद्दर पोस लेता। इन्हें भूख और गरीबी के सिवा दिया क्या दिया इन्हें? मारकर इंसानियत का सौदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये सौदा पटेगा नहीं। खामोश! बद्रीनाथ, चांदी के चंद टुकड़ों के लिए नेता और महात्मा अपना सिद्धांत बदल देते हैं और इस तरह देश की हत्या कर देते हैं ना सेठ जी। हाँ बद्रीनाथ, हाँ, क्योंकि इस वर्तमान युग की सबसे बड़ी ताकत है दौलत। अभी तक तो कोई नहीं आया। नहीं आया?
चाहूंगा।